आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। कक्षा 12 के लिए अपने मानव भूगोल विषय में प्राथमिक व्यवसायों को पढ़ रहे थे, जिसमें आपने जाना कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय जैसे कि आखेट है, पशुचारण है, कृषि है, मछली पकड़ना है, इनके बारे में आपने बड़े ही डिटेल से अध्ययन किया। इन्हीं प्राथमिक व्यवसायों में से दो व्यवसाय ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हमने अध्ययन नहीं किया है, वो हैं लकड़ी काटना और खनन। आज के हमारे जो मुख्य टॉपिक हैं वो यही हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक इस अध्याय से संबंधित, तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप पहले उनको ज़रूर देखें ताकि ये अध्याय आपके अच्छी तरह से समझ में आ सके। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको ज़रूर मिले। साथ ही इन वीडियो को अपने साथी जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इनसे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। दो व्यवसाय लकड़ी काटना और खनन क्या है, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। लकड़ी काटना, देखिए लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्रारंभ में मनुष्य ने जब स्थायी रूप से आवास शुरू कर दिया था तो लकड़ी काटने का उसका मुख्य उद्देश्य था ईंधन बटोरना, यानी वो ईंधन के लिए लकड़ियों को काटता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य ने नई नई तकनीक और टेक्नोलॉजी आने से अब जो लकड़ी काटने का जो व्यवसाय था उसको मनुष्य ने व्यापारिक रूप से शुरू कर दिया, यानी लकड़ी काटकर उसको बेचना भी शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने लकड़ी काटकर इसको बेचना शुरू किया तो ये एक व्यवसाय का रूप ले लिया, यानी लकड़ी काटने ने किसका रूप ले लिया, व्यवसाय का रूप ले लिया। लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो मुख्यतः अगर हम देखें तो इसके पूरे विश्व के अंदर हमें दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्लोब की बात करें तो आप देखें ग्लोब में दो मुख्य क्षेत्र कौन से होंगे। एक जो क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये जो पृथ्वी का क्षेत्र है 0 डिग्री से लेके ये 23.5, इसको 30 भी मान लिया जाता है थोड़ा विस्तार रूप से, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये एक प्रमुख क्षेत्र है उष्णकटिबंध। लकड़ी काटने के व्यवसाय का ये एक प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो लकड़ियां हमें मिलती है या मनुष्य को जो मिलती है लकड़ियां, वो मिलती हैं ज़्यादातर इमारती जो लकड़ियां होती हैं वो मिलती हैं। यानी यहाँ से जो लकड़ियां काटी जाती हैं वो उनका उपयोग इमारती लकड़ियों में या फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें वृक्षों में विविधता पाई जाती है, यानी यहाँ एक ही जगह आपको भांति भांति के वृक्ष देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं उनमें हम साल है, सागौन या सागवान है, शीशम है, इस तरह के जो वृक्ष हैं वो यहाँ अधिक पाए जाते हैं। इसलिए ये जो लकड़ी है वो इमारती जो लकड़ी है या फर्नीचर बनाने में इस लकड़ी का अधिक उपयोग किया जाता है। इसी तरह जो दूसरा क्षेत्र है इसका प्रमुख माना जाता है 23.5 से, वो है 66.5 डिग्री। दोनों गोलार्धों में अगर हम देखें तो जो ये क्षेत्र है ये है शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। दोनों गोलार्धों में ये जो क्षेत्र है, ये लकड़ी काटना जो व्यवसाय है इसका ये एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कोणधारी टाइप के वन पाए जाते हैं, जिनमें इन वनों की विशेषता ये है कि यहाँ जो लकड़ी पाई जाती है वो एक सी ही प्रकार की अधिकतम पाई जाती है, यानी वनों में एक ही प्रकार की लकड़ी अधिक पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है वो व्यापारिक स्तर पर अधिक उन्नत हुआ है। यहाँ पर हम जो देखते हैं वो इमारती लकड़ी के अलावा
यहाँ जो लकड़ियाँ हैं उनका उपयोग मुख्यतः कागज़ उद्योग, लुगदी उद्योग इसमें किया जाता है। प्रमुख जो लकड़ी काटने व्यवसाय के जो प्रमुख देश हैं उनकी अवस्थिति भी लगभग इसी कटिबंध में है। यहाँ जो प्रमुख देश हैं या लकड़ी काटना व्यवसाय के जो प्रमुख देश माने जाते हैं जहाँ ये व्यवसाय ज़्यादा फला फूला है, उन देशों में कनाडा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश हैं वहाँ पर ये व्यवसाय अधिकतम आज विश्व में किया जा रहा है। तो जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, प्रगति की, तो ये व्यवसाय फलता फूलता गया और मनुष्य ने लकड़ियों को अधिकतम काटा, वनों को काटा, जिससे कई प्रकार की आज हम देखते हैं पूरे विश्व में समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। यानी वनों को अधिकतम काटे जाने से कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है या बाढ़ का आना है, बरसात का अत्यधिक बढ़ जाना है, ये कई कारण हैं जिनकी वजह से जो कि लकड़ी काटने या ओजोन परत का अवक्षय है, ये सब इस लकड़ी काटने व्यवसाय की वजह से ये पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं ये उत्पन्न हो गई हैं, उनको सुधारा जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा लकड़ी काटने का प्रमुख व्यवसाय। तो अब हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रमुख व्यवसाय है, जो कि इस अध्याय का आखिरी भी है, वो है प्राथमिक व्यवसाय खनन। उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ते हैं। खनन कार्य का जो व्यवसाय है वो मुख्यतः खनिजों पर निर्भर करता है। यानी खनिजों को खोद कर निकालना भूगर्भ से खनन कहलाता है। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि खनन का मतलब है कि पृथ्वी से खनिजों को खोद कर निकालने की जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है खनन। और जहाँ खनन कार्य किया जाता है, जिस जगह पर खनन कार्य किया जाता है उस जगह को, उस स्थान को बोला जाता है खान। यानी खानों से खनिजों को खोदकर निकालने की क्रिया खनन कहलाती है। खनन का जो व्यवसाय है वो प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। प्राचीन काल में जो खनिज थे भूगर्भ से निकालते थे, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि मनुष्य हथियार बनाता था और अपने औजार बनाता था। लेकिन वास्तविक विकास अगर हम देखते हैं खनिजों का, तो वास्तविक विकास खनिजों का हुआ वो औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ, जब विभिन्न देशों में उद्योग लगने शुरू हो गए। तो प्रारंभ में हम देखते हैं जब मनुष्य ने खनिजों का उपयोग नहीं किया था तो वो पत्थरों से अपने काम चलाता था, तो उसे पाषाण युग कहा गया। फिर कांस्य युग, ताम्र युग, लोह युग, इस तरह के कई युग आए धातुओं के इस्तेमाल की। जैसे जैसे धातुओं का इस्तेमाल बढ़ा और आज का युग अगर हम कह सकते हैं तो आज का युग इस्पात का युग माना जाता है, जहां लोहे में कुछ अन्य खनिज मिलाकर लोहे को अधिक कठोर बनाया जाता है, जिसको कि इस्पात बोला जाता है। तो आज का युग इस्पात का युग कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे कि औद्योगिक क्रांति के बाद ये उद्योग जो है वो बड़ा ही फला फूला है। खनन का जो व्यवसाय है, इसकी वजह ये है कि अब उस देश को अधिक विकसित माना जाने लगा है, अधिक सशक्त माना जाने लगा है, या किसी देश की उन्नति इस बात पर निर्भर करने लगी है कि उस देश में, उस क्षेत्र में कितने उद्योग लगे। और उद्योग जो हैं वो खनिजों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि मुख्यतः उद्योगों में जो मशीनरी होती है वो इस्पात की ही बनी हुई होती है। तो आज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो खनिज हैं, और खनिज जो हैं वो भूगर्भ से निकाले जाते हैं खनन प्रक्रिया द्वारा। तो ये जो व्यवसाय है ये एक किसी भी देश का प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। बात करें खनिजों की या खनन कार्य की विशेषताओं की, तो आप देखें पृथ्वी पर इनका वितरण असमान है। यानी खनिज जो हैं वो एक जगह नहीं मिलते हैं, पूरी पृथ्वी पर इनका वितरण है वो असमान है। किसी देश में, किसी क्षेत्र में तो खनिजों की बहुलता है, जबकि कोई देश, कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ खनिज जो हैं वो कम मात्रा में मिलते हैं। अधिकांश खनिज निश्चित, यानी इनकी मात्रा जो है, इनके जो भंडार जो नीचे निकलते हैं वो निश्चित हैं, वह नवीकरणीय होते हैं। यानी इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य खनिजों को दोबारा नहीं बना सकता, क्योंकि खनिज भूगर्भ के अंदर एक निश्चित परिस्थिति में हजारों लाखों सालों में तापमान, दबाव, न जाने ऐसी कितनी क्रियाओं द्वारा इन खनिजों का रचना होती है, जिनको लाखों
वर्ष लगते हैं बनने में, तो इनको दोबारा बनाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, इसलिए ये अनव्यकरणीय होते हैं। खनन कार्य के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए व श्रम चाहिए, क्योंकि एक श्रम साध्य और पूंजी प्रधान कार्य है, व्यवसाय है, इसलिए यहाँ बड़ी मात्रा में पूंजी व श्रम चाहिए। तथा तकनीकी जो कौशल है, उच्च तकनीकी कौशल या विकसित तकनीकी कौशल की इसमें आवश्यकता होती है। कोई भी देश खनिजों में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि खनिजों का वितरण क्या है, असमान है। किसी एक क्षेत्र या एक देश में खनिज अधिकतम मात्रा में होंगे, किसी में कम मात्रा में होंगे, इसलिए कोई भी देश खनिजों के मामले में आज आत्मनिर्भर नहीं है। और इनकी विशेषताएं हम देखें तो खनिजों के भंडार हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होते जाते हैं, और खानें जो होती हैं वो खर्चीली होती जाती हैं। जैसे जैसे उत्खनन कार्य बढ़ता जाता है वो खानें धीरे धीरे खनिज कम होने लग जाते हैं, तो ये जो है खानें वो खर्चीली होती जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो खनिजों का उत्खनन जो होता है वो उसके भंडारों पर निर्भर करता है, कई अन्य चीज़ें हैं उनके ऊपर खनन कार्य निर्भर करता है। तो चलिए हम देखते हैं खनिजों का जो खनन है या खनन व्यवसाय है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, खनिज जो हैं वो पूरी पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित हैं, और साथ में ही कोई भी देश जो है वो खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। यानी खनिज जो हैं वो एक जगह नहीं निकाले जाते हैं, एक जगह इनको अलग अलग खनन कार्य जो होता है उसको कई चीज़ें प्रभावित करती है। यानी हम हर जगह खनिज मिल गया वहाँ खनन कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, उसको कई चीज़ें हैं, कई कारक हैं जो कि खनन कार्य या इस व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। तो मुख्य रूप से खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक या मानवीय दशाएं, प्राकृतिक दशाएं या प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारकों में जो पहला है वो है खनिज भंडारों की स्थिति कैसी है, भंडार कैसे हैं, किस जगह पर स्थित है, भंडारों तक मनुष्य की पहुंच है या नहीं है, भंडारों में खनिजों की जो कोटि है या मात्रा है वो कितनी है। अगर खनिजों के जो भंडार हैं वो बड़ी मात्रा में है तो ही खनन कार्य प्रारंभ होगा। अगर खनिजों के भंडार, कहीं कोई खनिज निकलता है वो थोड़ी सी मात्रा में अगर निकलता है तो वो खनन कार्य वहाँ संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार खनिजों का प्रकार भी खनिजों को प्रभावित करेगा, यानी कितने प्रकार के खनिज निकल रहे हैं। कहीं भंडार तो बड़ा हो लेकिन उसमें भांति भांति के जो खनिज हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकले तो भी वहाँ खनन कार्य प्रारंभ नहीं होगा। एक ही प्रकार के खनिज के बहुत बड़े भंडार अगर मिलेंगे तो ही वहाँ खनन कार्य प्रारंभ होगा। इसके अलावा बाजार क्षेत्र की समीपता भी जरूरी होगी, यानी बाजार जो हैं वो निकट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो मानवीय कारक हैं जो कि खनन कार्य को प्रभावित करेंगे उसमें है खनिजों की मांग कितनी है। अगर भंडार हमें मिल जाए, बहुत बड़ी मात्रा में भंडार हैं लेकिन उस खनिज की अगर मांग ही नहीं है तो वो खनन कार्य का व्यवसाय नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो खनिजों की मांग होनी ज़रूरी है। इसी प्रकार यातायात की सुविधा होनी भी ज़रूरी है। खनन कार्य या खनन व्यवसाय वहीं फले फूलेगा जहाँ की यातायात की सुविधा ज़्यादा होगी। यानी खनन को उद्योगों, खनन से जो हमें खनिज निकले हैं उन खनिजों को उद्योगों तक पहुंचाना, यानी कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाना, इसके अलावा खनन तक मशीनों को लाना, ये सब यातायात की सुविधा से ही संभव होगा। तो जहाँ यातायात की सुविधा अधिक होगी वहाँ खनन जो कार्य है वो अधिक किया जाएगा। इसी तरह पूंजी, श्रम व तकनीकी विकास भी खनन कार्य को प्रभावित करेगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पूंजी और श्रम अधिक चाहिए, यानी जहाँ पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होगी, साथ ही तकनीकी जहाँ सुविधाएं मिलेंगी अधिक होगी, वहाँ खनन कार्य बड़ी मात्रा में फले फूलेगा। इसके अलावा सरकारी नीतियाँ भी इस व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। अगर सरकारी नीतियाँ लचीली होती हैं, उद्योगों को बढ़ाने वाली होती हैं, लाइसेंस जो उद्योगों को आसानी से मिल जाता है, खान का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, जहाँ सरकारी नीतियाँ लचीली होती हैं वहाँ ये व्यवसाय अधिक फलता फूलता है। तो ये थे
खनन कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जिनमें हैं प्राकृतिक और मानवीय कारक। आप इनको नोट्स रूप में अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। अब अपने देखते हैं प्रमुख जो खनिज हैं उनका वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार, कि हमारी जो ये भूगर्भ है इसमें मुख्यतः कौन कौन से प्रकार के खनिज निकलते हैं। पृथ्वी पर न केवल खनिजों का वितरण असमान पाया जाता है, बल्कि जो खनिज हैं वो भी भांति भांति के पाए जाते हैं, यानी विविध प्रकार के खनिज हमारी पूरी पृथ्वी पर भूगर्भ पर हमें देखने को मिलते हैं। खनिजों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो आप देखें खनिजों को हम कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें प्रमुखतः है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु नहीं होती। और तीसरे प्रकार के खनिज होते हैं ईंधन, जिनमें जो कि हमें ईंधन की तरह जो हमें ऊर्जा देते हैं या उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो ईंधन खनिज कहलाते हैं। तो धात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है वो भी दो प्रकार के हैं, लोह और अलोह धातु। यानी कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, उनको लोह धात्विक खनिज बोलते हैं। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन वो धात्विक खनिज होते हैं। तो ऐसे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है यानी लोह धात्विक खनिज कौन से हैं? लोहा, निकिल और मैग्नीज। ये कुछ खनिज हैं जो कि लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। अलोह जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती लेकिन वो धात्विक खनिज होते हैं, वो है तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। ये जो हैं वो धात्विक खनिज होते हैं। इसी प्रकार अधात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उनका वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक है इमारती खनिज जो कि इमारतों में काम आते हैं, दूसरे हैं रासायनिक खनिज यानी जिनको कि विभिन्न उद्योगों में या विभिन्न अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। इमारती खनिज कौन से हैं? इनमें चूना पत्थर, बालू पत्थर जिसको बालू का पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये कुछ खनिज हैं जो कि इमारती यानी जब हम भवन निर्माण करते हैं या अन्य कोई भी इमारत बनाते हैं उनमें इनका उपयोग करते हैं। रासायनिक खनिज जिनका कि उपयोग उद्योगों या अन्य कार्यों में किया जाता है, उनमें है अब्रक और जिप्सम प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा ईंधन खनिज जो कि हमें ऊर्जा उत्पादन करते हैं, उसमें है मुख्यतः कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये तीन मुख्य खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा जो परमाणु खनिज हैं वो भी ईंधन खनिजों के अंतर्गत हमें रख सकते हैं। तो ये था खनिजों का वर्गीकरण। और पूरी पृथ्वी पर इन खनिजों का जो वितरण है वो बड़ा ही असमान पाया जाता है। किसी देश में तो ये अधिक है, किसी में कम। भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न देश माना जाता है। तो ये था प्राथमिक व्यवसाय अध्याय हमारा, जिसको कि हमने कई वीडियो सीरीज़ में पूरा किया है। निश्चित रूप से आपको यह अध्याय अच्छी तरह से समझ आया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको ज़रूर कर लें। साथ ही मैंने आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित एक वीडियो, एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप निश्चित रूप से उस पर जाकर आज के विषय से जुड़ा हुआ एक ऑनलाइन टेस्ट भी ज़रूर करें, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।